नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड में अपनी भारतीय अवाम से यह निवेदन किया गया था और ये थोड़ी सी इस बात को स्पष्ट किया गया था कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और भारतीय एकता के लिए ये निहायत आवश्यक है। मोदी जी क्या करते हैं? मन की बात उनका एक प्रयास है कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हो। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, साधन संपन्न हैं, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, सारे चैनल जो है उनके डिस्पोजल पे हैं और अपना वो जो कुछ भी एक माने व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति माने प्रत्येक भारतीय भाई बहन से कनेक्ट होने का जो उनका प्रयास है वो करते रहते हैं। भारतीय अवाम ताकत दल का ये पूरे जो अपने 135 करोड़ लोग हैं, इनमें भारतीयता आधारित बंधुत्व, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित एकता इत्यादि और भारतीयता आधारित इखलाक, मोहब्बत, सद्भाव स्थापित करने के लिए पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट या व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध, जानकारी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने भारतीय भाई बहनों से निवेदन किया था कि हमारे संगठन के 2 सक्रिय पदाधिकारी हैं। ऐसे तो इसका नेटवर्क जो है यह 2-3 प्रदेशों में है, लेकिन उनमें जो सक्रिय जो पदाधिकारी हैं तो उनका नाम बताया गया था, श्री तारिक खान और श्री अनवार अहमद। श्री तारिक खान जी जो है वो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। श्री तारिक खान जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और उनका जो मोबाइल नंबर है 8505951909। मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ, 8505951909। अंग्रेजी में इसको मैं पढ़ता हूँ 8505951909। और दूसरे ये तारिक खान जो है राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। दूसरे हैं श्री अनवार अहमद
अध्यक्ष भारतीय अवाम ताकत दल उत्तर प्रदेश, ये अध्यक्ष हैं भारतीय अवाम ताकत दल उत्तर प्रदेश। 9450235162। मैं फिर बोलता हूँ अंग्रेजी में 9450235162 और हिंदी में इसको बोला जाएगा 9450235162। तो अभी फ़िलहाल जो तारिक खान जी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, थोड़ा सा उनको बोलने में तकलीफ़ है। तो 2-3 दिन या 3-4 दिन जो है शायद उनको थोड़ी असुविधा रहेगी, लेकिन इसके बाद जब भी आप उनसे संपर्क करेंगे तो वो सहयोग मिलेगा आपको। और अभी फ़िलहाल आप लोग जो है, जो अनवार अहमद हैं, अध्यक्ष भारतीय अवाम ताकत दल उत्तर प्रदेश, उनसे आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के लिए जो ये निवेदन किया गया है, तो वो नंबर अपना भी दे सकते हैं और इस विषय पर जो लोग माने रुचि रखते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मतलब जो रुचि रखते हैं, वो उनका भी, और आपके परिवार में जो भी आप समझते हैं कि इस विषय पर वो सार्थक होंगे और उनकी रुचि भी है, और परिवार में भी या आपके कोई परिजन में, आपके मित्र में, किसी का भी नंबर आप दे सकते हैं। और भारतीय अवाम ताकत दल के विचारों और प्रयासों पर आपको यकीन है, तो ये भी यकीन मैं दिलाना चाहता हूँ कि आपके नंबर का हरगिज़ दुरुपयोग नहीं होगा। वो इसी जो भारतीयता के ही माहौल को आगे बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल होगा और जो भी संपर्क किया जाएगा, तो आपकी सुविधा अनुसार, आपकी सुविधाओं का ख्याल करते हुए, तो इन बातों पर यकीन कीजिए। और पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट की मुहिम में भारतीय अवाम ताकत दल के इस प्रयास में भागीदार बनिए और इसको और आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। तो अभी फ़िलहाल जो अनवार अहमद हैं, अध्यक्ष भारतीय अवाम ताकत दल उत्तर प्रदेश से संपर्क कर सकते हैं। जो है सिर्फ जो है वो 3-4 दिनों के लिए, चूँकि जो तारिक खान हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, और इसके बाद जो है दोनों से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको सहयोग मिलेगा। और ख़ुद शायद एक कोई सज्जन उत्तर प्रदेश के तिवारी जी हैं, शायद उन्होंने संपर्क किया था और उनको उनका अनुभव रहा होगा। तो ये बहुत ही यानी आवश्यक एक कार्य है। अब आ जाइए मुख्य विषय पर। तो भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी इखलाक मोहब्बत, आपसी सद्भाव, आपसी बंधुत्व इत्यादि स्थापित करने में सतत ये लगा हुआ है। और मैं विशेष रूप से जो तिवारी जी, जो हमारे अनवार अहमद अध्यक्ष भारतीय अवाम ताकत दल उत्तर प्रदेश से संपर्क किया था, तो वो भाईचारा को महत्व दे रहे थे। बस उसमें हम एक ही बात जोड़ना चाहते हैं, ये भाईचारा कोई जो संकीर्णता आधारित, मतलब कि पांथिक या जातीय या और संकीर्णता आधारित विचारों पर आधारित नहीं है, वो हरगिज नहीं है। वो सिर्फ भारतीयता आधारित, ये भाईचारा हुआ, आपसी बंधुत्व हुआ और आपसी अखलाक मोहब्बत हुआ, आपसी सद्भाव हुआ, ये अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो संकीर्णता आधारित पांथिक आधार पर, मतलब कि
हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का अलग होगा, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का अलग होगा। इस प्रकार और भी पांतिक का, और फिर जातीय आधार पर, यानी जो हमारे ठाकुर राजपूत या क्षत्रिय कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का एक अलग जो संगठन होगा, तो उसमें भ्रातृत्व भी होगा, एकता भी होगी, भाईचारा भी होगा। हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का भी एक संगठन होगा, उसमें भी आपसी एकता, भाईचारा इत्यादि होगा हमारे। और फिर इसके बाद भाषाई जो वो अखिल भारतीय उड़िया, अखिल भारतीय मराठी, अखिल भारतीय ये गुजराती, इनमें भी भाईचारा है। लेकिन ये जो संकीर्णता आधारित भाईचारा हुआ, एकता हुआ, जो भी हुआ है, यह भारतीय एकता के लिए बहुत ही खतरनाक और नुकसानदेह है। उसको तोड़ करके देश में भारतीय एकता स्थापित करनी है, क्योंकि यदि इस मुल्क या माने राष्ट्र भारतवर्ष को कायम रखना है और मजबूत बनाना है, उसको महफूज और सुरक्षित रखना है, तो भारतीय एकता की जरूरत है। भारतीयता आधारित जो है वो आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी बंधुत्व और आपसी जो है सद्भाव, इसकी जरूरत है। संकीर्णता आधारित तो चल ही रहे, लेकिन वो संकीर्णता आधारित भारतीय एकता के लिए बहुत बड़े खतरा है, और इस देश के लिए खतरा है। तो ये फर्क जो है वो समझना पड़ेगा। अब देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल, जिसके पास अभी संसाधन की कमी है, और उन्हीं परिस्थितियों में ये भारतीय एकता के लिए ये प्रयासरत है। सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है कि हमारी भारतीय अवाम भी इसमें शरीक हो रही है और इसके महत्व को समझ रही है। और उसमें विशेषकर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, उनकी रुचि विशेष रूप से दिख रही है, और ये महसूस कर रहे हैं कि वाकई में इस देश में एकता बहुत ज़रूरी है। और एकता के विषय में भी भारतीय अवाम ताकत दल ने यह स्पष्ट किया है कि एकता हुआ, माने भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा जो भी है, इसके लिए वो सम्मान जो है बहुत जरूरी है। ये बात पहले भी स्पष्ट की गई थी। तो सम्मान का जो घटक है, सम्मान का जो कंपोनेंट है, वो बहुत जरूरी है। कई संगठनों और खास करके विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और उसके संबंधित संगठन जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे उनका जो वो हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल इत्यादि जो है, ये लोग हमारे कुछ अब ये लोग हमारे जो है भारतीय समाज के कुछ तबकों को सम्मान ही नहीं, सम्मान देना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वो अपमानजनक शब्दों से वो कोशिश करते हैं उनको अपमानित करने का। वो ये जो कि सुना गया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये बोलते हैं पंचर पुत्र बोलते हैं, कटुआ बोलते हैं, मियाँ बोलते हैं, और कभी कभी तो पाकिस्तानी जिहादी, गद्दार इत्यादि। भारतीय अवाम ताकत दल ये बराबर इस बात की चेतावनी भी देता है कि अच्छा होगा कि इन आदतों से वो बाजाएं और परहेज करें। और इतना ही नहीं, वो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों को चमार, हरिजन इत्यादि अपमानजनक शब्दों से उनको अपमानित करते हैं, मतलब कि उनको सम्मान देना नहीं चाहते। मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा तबका, लेकिन ऐसे तत्व हैं मौजूद। तो
तो भारतीय अवाम ताकत दल इसमें याद दिलाना चाहता है इस बात को कि भारतीय एकता यानी भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा के साथ साथ जो 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 भारतीयता का जो सम्मान है, भारतीय नागरिक का जो सम्मान है, वो भी देना पड़ेगा। अभी चूंकि साधन एक कॉन्स्ट्रेंट है, एक बाधा है, और लोगों के बीच में आना है, ये भी एक है वो कार्यक्रम है। लेकिन ये सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीय अवाम ताकत दल इस बात का विश्वास दिलाएगा कि सभी को सम्मान देना है, तो खास करके हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, वही जिसको कि लोग कुछ शेड्यूल कास्ट इत्यादि इन शब्दों से नवाजते हैं, जो जिसको कि भारतीय अवाम ताकत दल सम्मान के दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं मानता है। तो उनके लिए भी अपने पूरे भारतीय समाज को से निवेदन करना चाहेगा और उनको एहसास दिलाया जाएगा कि उनके साथ भी बराबरी का भी और सम्मान का व्यवहार किया जाए। गांव गिराज का मामला है तो सामने उनको खाट पर बिठाया जाए, गले से लगाया जाए, उनको एहसास दिलाया जाए कि भाई आप हमारे भारतीय भाई बहन हैं और हम भी आपके भारतीय भाई बहन हैं। ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग इसको हल्का लेते होंगे और कुछ तो अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने के आशंका में वो विरोध भी शुरू कर दिए हैं। तो लेकिन अपने देश में एकता के लिए, भाईचारा के लिए, कौन भाईचारा? भारतीयता आधारित। ये बराबर मैं कर रहा हूँ। वो कोई तिवारी जी थे उत्तर प्रदेश के, जो कि संपर्क किए थे, तो उनसे कहा कि भाई भाईचारा सिर्फ भारतीयता आधारित, कि पूरे देश के हमारे लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। भारतीय अवाम ताकत दल के ये जो मुहिम है भारतीय एकता के विषय में, अब ये पता चल रहा है कि सभी इसको देखते हैं, लेकिन वो अपने जो उनके पूर्वाग्रह हैं, यानी प्री ऑक्युपाइड ऑब्सेशंस, अंग्रेजी में कहा जाएगा प्री ऑक्युपाइड ऑब्सेशंस के नजरिए से ही देखते सभी है। तो जो प्री ऑक्युपाइड ऑब्सेशंस हैं या जो पूर्वाग्रह है, वो भारतीय एकता के रास्ते में एक बहुत खतरनाक ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्ट्रक्शन है और एक अवरोध है। और आ जाइए वो राजनीतिक दलों की बात कर लेते हैं। उम्मीद तो ये की गई थी कि जो राष्ट्रवाद चलाते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर 2014 का भी 2019 का चुनाव भी जीता, सत्ता हथियाई, मैंने वोट बटोरा, सत्ता हथियाई, सत्ता का भोग भी कर रहे हैं। तो उनसे तो वो उन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद थी कि भारतीय एकता और भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव और आपसी बंधुत्व और आपसी अखलाक मोहब्बत के भारतीय अवाम ताकत दल के प्रयास को वो सहयोग करेंगे, सराहेंगे और अपने राष्ट्रवाद को, उनके जो देशभक्ति के इस प्रयास को और इसी आधार पर उसको और मजबूत करेंगे। लेकिन बस स्थिति बिल्कुल विपरीत निकली। क्यों निकली? कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो बिल्कुल झूठा है, धोखेबाजी वाला है, नकली है, कपटपूर्ण और छलपूर्ण है। ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है और हमारे भारतीय भाई बहन इसको देख रहे हैं और बहुत गौर से इसको
परख रहे हैं, देख रहे हैं। इस प्रयास को जो है श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, वो कहते हैं कि कुछ लोग YouTube पर, सोशल मीडिया पर वो बरगला रहे हैं। भारतीय जनता दल उनसे विशेष रूप से पूछना चाहता है, या दूसरे शब्दों में भारतीय जनता दल अपने भारतीय आवाम के जरिए उनसे पूछना चाहता है कि देश में भारतीय एकता लाना, देश में भारतीयता आधारित भाईचारा लाना, देश में भारतीयता आधारित बंधुत्व लाना, देश में भारतीयता आधारित सद्भाव लाना, देश में भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत लाना, क्या ये बरगलाना है? यह देश को बताएं, अमित शाह जी को बताना पड़ेगा। और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, अमित शाह महोदय का भी चरित्र जो है देश ने देखा। देखिए, और जो बटोर लेते हैं वो उसकी दूसरी थियरी है, दूसरा वो मैकेनिक्स है, जो कि अब 60-70 साल से चला रहा है। लेकिन ये जो हमारे जो अमित शाह महोदय हैं, इनका मतलब कि इनकी मंशा और इनकी फितरत देश ने देखा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव जो अभी भी खत्म हुआ है, इसके दौरान वो बोले थे, वो जाकर के हमारे जाट कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में ये कह रहे हैं कि आप लोग मुगलों से लड़े थे और मैं भी मुगलों से लड़ रहा हूँ। अमित शाह महोदय, इस देश को बताइए कि हमारे देश में मुगल कौन है और आप किस मुगल से लड़ रहे हैं? आपको स्पष्ट रूप से ये भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि मुगल वंश एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, और जितनी भी सल्तनत है वो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और सम्मान के पात्र है। आप अपने दिमाग में जो ये पाल रखे हैं, और खास करके जो कट्टरवादी तत्वों की का ये दुष्प्रचार या आक्रांता वगैरह जो बोलते हैं, उसके विषय में ये जान लीजिए कि आक्रांता कौन है, इसकी पहचान आप लोगों को होनी चाहिए, आपके कट्टरवादी तत्वों को होनी चाहिए। आक्रांता वो है महोदय, अमित शाह महोदय, आक्रांता वो है जो कि आया और लूट करके चला गया। तो थोड़ी जानकारी रखिए अमित शाह महोदय कि 712 में वो मोहम्मद बिन कासिम आया था, लूटा और चला गया। और शायद 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनी आया था, और जिसने सोमनाथ का मंदिर भी लूटा और चला गया। मोहम्मद गोरी भी आया, लूट कर चला गया। यह आक्रांता है। वो नादिर शाह आया था, जबकि मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह थे, उनके ज़माने में थोड़ा सा मुगल बादशाह थोड़ा सा कमज़ोर किस्म के थे, भीरू किस्म के थे। उनकी मौजूदगी में वो नादिर शाह आया और मारकाट भी किया इसी चांदनी चौक पर, और लूटा चला गया। वो है आक्रांता। कितने शक आए, हूण आए, इस देश को लूटे और चले गए। अंग्रेज भी आए, लूटे और चले गए। लेकिन जो जहाँ से भी आया और इसी मिट्टी में खप गया, इसी देश का हो गया, इसी मिट्टी का हो गया, चाहे वो मुगल वंश हो, चाहे वो सल्तनत हो, चाहे खिलजी वंश हो, जो भी हो, उसको आप आक्रांता नहीं कर सकते। आक्रांता कौन है, मैं आपको बताऊं? आक्रांता ये जीएनपीसी है, इस देश की लुटेरी, और इसका और जो है इसका दिल, इसकी योजना सिर्फ इटली के वो इटली के प्रति है।
तो वो जीएनपीसी आपको आक्रांता नहीं दिखती है, ये वामदल आक्रांता है। वामदल हमेशा इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ये आक्रांता है। लेकिन आपके इस दृष्टिकोण पर तरस आता है और इस देश को तरस आता है कि जो आया, जो खप गया, इसी मिट्टी को अपना वतन समझा, उसको आप आक्रांता कहते हैं। और जो आक्रांता है उसको आप पाल रहे हैं, उसको आप पाल रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं और उसके सारे देश विरोधी गतिविधियों को आप ढक रहे हैं। देश ये देख रहा है और देश जवाब देगा, निश्चित जवाब देगा। और आपके जो नकली जो राष्ट्रवाद है और नकली आपका जो देशभक्ति है, उसकी असलियत भी यानी उसको बेनकाब करके उसकी असलियत भी सामने भारतीय जनता दल रखेगा और देश देखना वो आरंभ भी कर दिया। तो इस तरह से आक्रांता बोल करके और बीच में मुगल बोल करके हमारे देश में नफरत फैलाना, भेद फैलाना, आप हों या बीजेपी के कुछ लोग हों या कुछ कट्टरवादी तत्व हों, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ये पहले भी बताया गया था और वीडियो आप लोग देखते हैं, ये तो पता चल गया। तो उन वीडियो में बताया गया था कि भाई हमारे जितने भी ऐतिहासिक हस्तियां हैं, यानी हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, यहाँ पर चौहान वंश है, चंदेल वंश है, और जो हर्षवर्धन इत्यादि जो है वो किसी वंश के थे। दक्षिण की जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं, या जितनी भी वंशावलियाँ, राष्ट्रकूट, सतवाहन और चालुक्य, इसके बाद जो है पल्लव वंश, चोल वंश और चेर वंश, पांड्य वंश, गंगा वंश, कदम्बा वंश, पश्चिम बंगाल में सेना वंश और वो उड़ीसा में खरवेला वंश, आसाम इत्यादि में या जो पूर्वोत्तर भारत में वो प्रद्योत वंश, ये सभी सम्माननीय हैं। और उसी प्रकार इन्हीं के बराबर हमारा जो है वो मुगल वंश इत्यादि सल्तनत वंश भी इस देश के लिए सम्माननीय है। जो आए, कौन कहाँ से आया, इससे कोई मतलब नहीं है। वो इसी मिट्टी का हो गया, इसी मिट्टी में उसके बाप दादे खप गए, इसी मिट्टी का हो गया। क्या सोचिए, आप उसको आक्रांता आप बोलेंगे, आप कहलवाएंगे जो है वो कट्टरवादी तत्वों से, कितना बुरा लगता होगा। और इस तरह की जो भेद विभेद से के द्वारा नफरत फैलाना और हमेशा तनाव में रखना इस देश को, भारतवर्ष को। और भारतवर्ष के विषय में सभी लोग कहते हैं कि यह पूरे विश्व का सबसे खूबसूरत मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही जो कट्टरवादी सोच है, किसी को आक्रांता बोल देना, किसी को पंचर पुत्र बोल देना, किसी को वो बोल देना, इस खूबसूरती को, मुल्क की इस खूबसूरती को तबाह कर रही है। और कहना भी वो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो कट्टरवादी तत्व हैं, उनको भी शर्म मिलती है इसी से। तो हैं, जैसे वो कौन है, वो तौकीर रजा इत्यादि जो है, तभी तो बोलता है ना वो अकबरुद्दीन ओवैसी AIMIM का, अकबरुद्दीन, असदुद्दीन नहीं, अकबरुद्दीन क्या बोलता है, हमने हुकूमत किया, 30 करोड़ जो है 100 करोड़ के 20 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हैं, 20 मिनट के लिए वो हटा लीजिए, सेना पुलिस तो मैं दिखाता हूँ और कितना यानी मारकाट करता हूँ। इनको शह जो है इन्हीं से मिलती है। हाँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो इस तरह के तत्वों को यही समाजवादी पार्टी के लोग,
आरजेडी के लोग, टीएमसी के लोग, जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी के लोग, मामदल ये लोग पाते हैं। तो उन राजनीतिक दलों को आप पालते हैं। देश के हित में उनका इलाज करने के बजाय देश को बताते हैं कि ये विरोध पक्ष है। बताइए, जो इस देश का शत्रु है, आप कहते हैं वो विरोध पक्ष है। जनता उतना विवेक का प्रयोग नहीं कर पाती है, मानसिक गुलाम का शिकार भी है। उनको चुन करके वो जो है वो लेजिस्लेचर में, विधानमंडल में या विधानसभा या लोकसभा या में भेज देती है, तो उससे वो विरोध पक्ष नहीं वो बन जाते हैं। जो उनका कैरेक्टर है, जो उनका चरित्र फितरत है, उससे नहीं बदलता। अवाम में उसी अवाम को जगाने के लिए तो ये सब चल रहा है। तो उसको आप कहते हैं विरोध पक्ष। और कहलवाते हैं नितिन गडकरी जैसे लोगों से कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए क्योंकि वो विरोध पक्ष है। जो इस देश का गद्दार है, आप उसको कहते हैं कि ये विरोध पक्ष है। हर वक्त जो राहुल गांधी हमेशा गद्दारी करता रहता है, कभी भी बीजेपी के लोग उसको गद्दार नहीं कहते हैं। तो राहुल गांधी जैसे गद्दारों को गद्दार न कहना और देश के लोगों के द्वारा भी न कहलवाना और ऐसी साजिश करना कि वो गद्दार के रूप में न देखा जाए, इससे बड़ी गद्दारी जो है वो क्या हो सकती है। और यही आपका राष्ट्रवाद है, यही आपका राष्ट्रवाद है। और राहुल गांधी जैसे गद्दारों को किस तरह से आप बचाते हैं, भारतीय जनता दल बता भी रहा है और देश देख भी रहा है। ये राहुल गांधी 2008 में चीन से पैसे लेकर के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया था, और जो समझौते में इसके दस्तखत हैं, और गवाही के रूप में सोनिया गांधी के भी वो दस्तखत हैं। और मैं बता दूं, और देश को जानना चाहिए कि जो इस पर 26/11 साल जो है वो आक्रमण हुआ था, ताजमहल वगैरह जो है, ताजमहल पर, तो उसमें के जो वायुसेना अध्यक्ष थे, बिल्कुल प्रस्ताव लेके गए थे यही यूपीए सरकार के पास, और बोले थे कि मैं पाकिस्तान की इस कार्रवाई का बदला लेने के लिए अपने पास जो पूरी योजना है। उस सेना अध्यक्ष को यही मनमोहन और यूपीए की सरकार या सोनिया राहुल ने जो है वो परमिशन नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कायरता दिखाए, कायरता वगैरह नहीं है। जो ये राहुल जो पैसा लिया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर जो समझौता किया था, उसी के बल पर सूचना तो यह है कि पाकिस्तान भी भारत पर इस तरह से जो आतंकी हमला किया ताजमहल पर इत्यादि में जो है, जिसमें कि वो कसाब जो है वो पकड़ा गया था, तो पाकिस्तान भी डर रहा था इस तरह के आतंकी हमला करने में, जो कि वो मालूम था कि यदि ऐसा होगा तो भारत जो है वो बदला लेगा, और भारत बदला लेगा और वो रिटेलिएट करेगा। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़े थी। उसको हिम्मत देने वाला वही चीन था। वो कहा कि नहीं, मेरे पास वो ट्रम्प कार्ड है और मेरे पास समझौता है उसका, उसे जो जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी से, तो तुम कर सकते हो, और यदि कुछ बात आएगी तो हम संभाल लेंगे। ये चीन ने उसको आश्वासन दिया पाकिस्तान, तब उसने आतंकी हमला किया था। और फिर वही चीज़ जो है ये सोनिया पर, राहुल गांधी पर ये दबाव रहा कि भाई आपको कार्रवाई नहीं करनी है। तो
हमारे वायुसेना अध्यक्ष के उस प्रस्ताव कि इसको सबक सिखाना है, उसकी अनुमति इन सबों ने नहीं दी। ये गद्दारी है। इतना शासन में आप हैं अमित शाह महोदय, अमित शाह महोदय ही नहीं बल्कि मोदी महोदय भी जानते होंगे, सारी बातें जानते हैं। तब भी इस गद्दार जेएनपीसी, गद्दार जो है इसकी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई तो बहुत दूर, ये गद्दार के रूप में जाने जाएं या गद्दार के रूप में ना जाने जाएं, इसकी साजिश आप कर रहे हैं। ये देश को नाकाबिले बर्दाश्त है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो इतना बोल भी रहे हैं, यदि इन कांग्रेसियों के शासन रहता तो आप बोल भी नहीं पाते। बात सही है। जेएनपीसी वाले कितने बड़े अभिशाप हैं, और किस तरह से जो है वो मैंने विरोधियों को जो है उठा लेते हैं और वो उसका क्या हसर करते हैं, ये जग जाहिर है। माने थोड़े शब्दों में यह जेएनपीसी देश को इसने बांटा, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजाड़े। नेहरू ने जो है वो तिब्बत दे दिया और अपने देश का भी हिस्सा जो है अक्साई चीन के रूप में जो है वो जो है 42,000 वर्ग मील और दिया। सीमा पर सड़क न बना करके 10,000 वर्ग मील और दिया। और जो इस जेएनपीसी वालों ने जो है जब से समझौता किया 2008 में 10,000 वर्ग मील और दिया। और सीमा पर सड़क क्यों नहीं बनाया? क्या बेहाई वाला जो है वो वक्तव्य दिया गया उसमें के जो रक्षा मंत्री थे ए.के. एंटनी, जबकि ए.के. एंटनी की बड़ी अच्छी छवि है। मैं तो कभी केरल गया था तो काफ़ी लोग उसकी इज्जत करते हैं कि ए.के. एंटनी, वो पूरी इज्जत उसने धुल दिया जब उसने रक्षा मंत्री के रूप में, भारत के रक्षा मंत्री के रूप में लोकसभा में जब उसने ये वक्तव्य दिया कि मैंने चीन के साथ सीमा पर सड़क न बना करके अपने देश की रक्षा की है। जरा सुनिए, वो रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी कर रहा था कि सीमा पर हमने सड़क न बना करके अपने देश की रक्षा की है। इतनी तो गद्दार खतरनाक लोग जो हैं भाई शासन में रहे। लेकिन जब इस बात का विश्लेषण किया जाएगा, भारतीय भाई-बहनों, इनको वोट देने वाले कौन हैं? इन गद्दारों को वोट देने वाले कौन है? हम आप हैं ना। उस आत्मा में जो है वो टटोली है। हमारा तो ये कहना है कि व्हाट इज बाईगॉन इज बाईगॉन, जो बीत गया सो बीत गया। जागरूक होना है, देश के गद्दारों को पहचानना है, और देश के गद्दारों को कौन बचा रहा है उसको भी पहचानना है। तो जो जेएनपीसी है, कुछ अपवादों को छोड़ करके, बस थोड़े से अपवादों को छोड़ करके, ये खतरनाक खूंखार क्रिमिनल्स का, अपराधियों का ये गिरोह, गैंग है। हमने किसी एपिसोड में बताया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो माननीय वो न्यायमूर्ति थे जगमोहन लाल सिन्हा, उनको तक जो है उनको सब ढूंढ रहे थे। उनके प्रति जो है हिंसा करने के लिए जो है वो प्लान बनाए हुए थे। वो कहाँ भूमिगत हो गए। तो इस किस्म के हैं सब। शायद जब जिस एपिसोड में ये बताया गया था कि किस प्रकार जो है इसने संवैधानिक छल किया, इस गद्दार इंदिरा गांधी ने, और कितनी एक न्यायिक प्रूडेंस, यानी जुडिशियल प्रूडेंस और जुडिशियल करेज जो उन्होंने न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने दिखाई, और इंदिरा गांधी के संसदीय चुनाव को
को रद्द किया रायबरेली वाले, वो आपस में एक ऐतिहासिक है। और कैसे जो है जगमोहन सिन्हा जो कि न्यायमूर्ति थे, उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल साजिश की गई थी, वो जीएनपीसी का या इंदिरा गांधी का, गद्दार इंदिरा गांधी का वो फितरत है। इस सारे तथ्यों को जीएनपीसी वाले जब वो बोलते हैं, आगे बात करते हैं भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से, तो उनको शर्म नहीं आती है कि इतना बड़ा अपराध किया गया है देश के साथ, देश की न्यायिक व्यवस्था के साथ, देश के संविधान के साथ। शर्म नहीं आती है। वो धमकी देते हैं कि यूट्यूब वाले सर अपने हद में रहें, और हद में रहें। और कोई कहता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। संवैधानिक हत्या करे इंदिरा गांधी, और जो है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो वो हम पर लगेगा। ये मानसिकता है जीएनपीसी। और कौन सी हद, जो कोई कांग्रेसी चमचा बोला था ना, कोई कांग्रेसी चमचा जो है भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से बोला था कि यूट्यूब वाले सर अपनी हद में रहे। किस हद की बात कर रहे हो? सारी हदें पार करने वाली थी जो है वो गद्दार इंदिरा गांधी। उसको दिखाओ देश को, वो गद्दार जो है सभी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाली। तो भारतीय भाई बहनों, ये बड़ा बहुत गौर से समझिए कि हमारा देश जो है बहुत एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। 60-70 सालों तक तो ये देश के अभिशाप, देश के दुश्मन और देश की गद्दार जीएनपीसी जो है आसीन रही, और इस देश को और अपने भारतीय भाई बहनों को तकलीफ देती रही, अपमानित करती रही। और सारे माने संस्थाओं, चाहे संवैधानिक संस्था हो, चाहे वो कानूनी संस्था हो, उसको बंधक बना करके अपने निस्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया। निस्वार्थ के इस्तेमाल करते करते वो जनता के लायक नहीं छोड़ा। इसके बाद आए छोटे मियाँ, और इनसे जनता ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि कम से कम ये कुछ राहत दिलाएंगे। ये तो जिनसे राहत की बात है उन्हीं की रक्षा करना है। इस देश की जनता ने वोट दिया था कि भाई आप इनसे राहत दिलाइए। इन्होंने जो लूट करके काला धन जमा किया विदेशी बैंकों में, वो काला धन लाइए। मोदी महोदय ने घूम के बोला था 2014 के चुनाव में कि यदि वो सारा काला धन आ जाएगा तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। हालांकि अब उन्होंने किस बात के झोंके में वो बोल गए, और उसका ये मतलब हो भी नहीं सकता कि वो सबको वो ये कह रहे हैं कि सबको 10-10, 15-15 लाख रुपया वो मैंने देंगे। उससे यानी ये तात्पर्य नहीं था उनका, यह था कि यदि वो लाया गया तो मैंने उसका इतनी बड़ी राशि है। तो ये स्वार्थी तत्व है, लालू से लेकर के, राहुल से लेकर के मेरा 15 लाख रुपया दो, मेरा 15 लाख रुपया दो। जिन्होंने देश को लूटा वो उल्टे मांगने लगे मोदी से 15-15 लाख रुपया। लेकिन मोदी नैतिक रूप से इतना गिरे हुए हैं, मनोबल उनका गिरा हुआ है कि जवाब उनको देते नहीं बनता कि भाई लूटने वाले तो तुम हो, तुमको क्या अधिकार बनता है कि वो 15 लाख रुपया। लेकिन ये मॉरली इतना डाउन है, और किनके आगे? देश के लुटेरे और देश के गद्दारों के आगे। वो क्या माने न्याय कर सकता है अपनी आवाम के साथ? वो क्या रक्षा कर सकता है अपनी आवाम के साथ? ये तमाम वाकयात, तमाम मौके, खास करके सीए पर जो हिंसा हुई, किसी कानून के विरोध में जो किसान आंदोलन का मुखौटा पहने जो ये देश विरोधी ताकतें जो गैंगअप हो गई थी,
एक साथ जो है वो एकजुट हो गई थी और गिरोह बना ली थी और क्या तबाही मचाया और क्या ये मोदी महोदय ने देश को शर्मसार किया। पता नहीं कैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि इनका बहुत नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत मशहूरियत, बहुत ही नाम कमा रहे हैं और भारतीयों का बहुत इज्जत बढ़ रही है। वो किस आधार पर कहते हैं? देश में हमारे भारतीय भाई बहनों को जो है इन देश विरोधी ताकतों के हवाले छोड़ देते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। इनके पापों को ढकते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इनके आगे घुटने टेकते हैं और कहते हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। उसके विषय में कोई ये तर्क दे कि विदेश में बहुत नाम कमा रहे हैं, ये कौन है? निहायत एक भ्रम वाली बात है। अब वो जो गद्दार है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी की गद्दारी वो जो कि 2008 में पैसा लिया था, $800 मिलियन, $800 मिलियन लिया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। और अभी 4 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर जैसा कि बताया भी गया और हमारे देश के लोग कुछ जानते भी हैं और भी जानने की जरूरत है कि 4 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर जब भारत और दुश्मन चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, उस नाजुक दौर में ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के अंधेरे में मिलता है। जरा इसकी गद्दारी तो आप देखिए। और पहले तो वो झूठ भी बोलता रहा ये गद्दार राहुल गांधी, और इसके बाद जब काफ़ी उसको घेरा गया, मीडिया वालों ने घेरा, तब जाके कबूला कि हाँ भाई मिले थे। ये मोदी सरकार, मोदी महोदय, अमित शाह महोदय, आज तक इनको जांच कराने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि आखिर ये गद्दार राहुल गांधी उस समय उस नाजुक दौर में जबकि दुश्मन चीन के साथ भारत की तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी डोकलाम के मुद्दे पर, इसने क्या बात की? इसने कौन सी जो है सामरिक महत्व के और भारत के संवेदनशील सूचनाओं को साझा किया, आदान प्रदान किया? इसकी जांच कराने की ये नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय या उनकी सरकार, या नकली राष्ट्रवादी ये अमित शाह, इनको जरूरत जो है वो महसूस नहीं है। देखिए ना, इन नकली राष्ट्रवादियों को पहचानिए। और उसी प्रकार 2008 में $800 मिलियन लेकर के ये जेएनपीसी ने, और जेएनपीसी के इस राहुल ने जो दस्तखत करके $800 मिलियन लिया था, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। तो उस समझौते में, हालांकि उस समझौते पर जब चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बस इतना ही बोल करके रह गया कि भाई ये तो बड़ा आश्चर्य लगता है हमको कि दो देशों के मध्य जो है वो वहाँ की राजनीतिक पार्टियों के बीच में समझौता, जहाँ दो देशों का सवाल होता है तो उनकी सरकारों के बीच में समझौते होते हैं, लेकिन दो देशों में खास करके चीन और भारत में वहाँ की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और ये जेएनपीसी ने समझौता किया था। तो सर्वोच्च न्यायालय महोदय जो बस इतना ही बोलकर रह गए, उनको ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि कुछ सरकार को आदेश दें कि जांच तो कराए। हर जगह भाई इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, तभी तो देश के दुश्मनों को शह मिल रहा है। तो ये राष्ट्रवादी मोदी सरकार, राष्ट्रवादी मोदी महोदय, राष्ट्रवादी अमित शाह महोदय, इन्होंने जरूरत महसूस नहीं की
कि आखिर ये किस तरह का समझौता किया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्वत लेकर के, और उस समझौते में क्या है, देश के खिलाफ क्या है। ये नकली राष्ट्रवादी और नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय और नकली जो है राष्ट्रवादी अमित शाह, इनको जरूर मसूल, ये इनके राष्ट्रवाद की यही असलियत है। ये सारी असलियत जब भारतीय जनता दल देश को बता रहा है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है, जीएनपीसी के भी असलियत को भी बता रहा है, और इनकी भी असलियत, खास करके मोदी महोदय और अमित शाह महोदय ये असलियत को बता रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग यूट्यूब पर जो है बरगला रहे हैं, तो देश को बताएं कि इनकी देश में एकता की बात करना, देश के दुश्मनों की पहचान करवाना, क्या ये बरगलाना है? क्या आपका यही राष्ट्रवाद है? बताएं। और फैला क्या रहे हैं? सिर्फ हिंदू एकता, हिंदू एकता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम मंदिर कई वर्षों से एक लंबित मामला था, किसी तरह से उसको विराम दिया गया, और प्रभु श्री राम जी का मंदिर, वहाँ एक मंदिर बन रहा है अयोध्या में। भारतीय जनता दल का तो ये कहना है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बने, बिल्कुल स्वागत योग्य है, देश के लिए भी जरूरी है, लेकिन मंदिर वहाँ से, लेकिन मस्जिद वहाँ से 10 कोस पर बने, यह इस देश की जो संस्कृति है इसके सर्वथा विरुद्ध है। ये सीधे सीधे जो है एक कट्टरवादी सोच का जो है वो नमूना है। उस राम मंदिर के पास में यदि मस्जिद बनती तो जो है क्या संदेश जाता, लेकिन नहीं, वही कट्टरवादी सोच। भारतीय जनता दल सिखा रहा है कि सबको साथ में रहना है, किसी को अपमानित नहीं करना है। तो जब सबको साथ में रहना है, तो जो आस्था के केंद्र हैं वो दूर दूर क्यों भाई? प्रभु श्री राम मंदिर के बगल में यदि मस्जिद है तो प्रभु श्री राम जी का मंदिर का महत्व, हमारा देश का महत्व और बढ़ जाएगा, और पूरे विश्व में एक बहुत ही सौहार्द का पैगाम जाएगा। इन कट्टरवादी सोच वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी, और वो कुतर्क वो गढ़ेंगे। तो इस विचार का ये भारतीय जनता दल है। और अब इसके बाद इस देश को चाहिए एक अस्थायित्व, नफरत विहीन अस्थायित्व। लेकिन ये बीजेपी वाले फिर कट्टरवादी तत्वों को, विष्णु जैन इत्यादि कट्टरवादी भेड़ियों को छोड़ दिया है, फिर शुरू कर दिया ज्ञानवापी शिवलिंग वगैरह, पता नहीं क्या क्या, कोई शिवलिंग कर रहा है, कोई फव्वारा कर रहा है, पता नहीं क्या। और ये भारतीय जनमानस को में ये भर देना चाहते हैं, अगुवाई, ज्ञानवापी शिवलिंग फव्वारा फलान करना, ताकि कोई अच्छी बात, देश के हित की बात, भारतीयता आधारित सद्भाव की बात, भारतीयता आधारित जो है वो भारतीयता आधारित बंधुत्व की बात, भारतीयता आधारित एकलाख मोहब्बत की बात आपसी मैंने ये ना आ पाए, ये न बढ़ पाए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता दल ने इस भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी बंधुत्व और आपसी एकलाख मोहब्बत और आपसी सद्भाव को के लिए प्रयास कर रहा है, उसी प्रयास को रोकने के लिए ये बीजेपी के कट्टरवादी तत्वों वाला जो भेड़िया जो है वो छोड़ा गया है। तो कट्टरवादी तत्व सिर्फ इधर ही थोड़े हैं, उधर भी बढ़ रहे हैं।
वो कैसे बोला था मुल्ला कि मैं इस मस्जिद में गैर मुस्लिम को घुसने नहीं दूंगा? वही तो नमूना है। देखिए उसका बोलना, कौन उसको पढ़ाया था कि भाई ये कोई इस्लामिक स्टेट नहीं ना भैया, ये भारतवर्ष है, देश के संविधान से चलता है। अब किसी का हैंकड़ी के साथ बोलना कि मैं इसमें गैर मुस्लिम को, और क्या हुआ जब न्यायालय के आदेश से सब गए तो कहाँ गए वो मुल्ला महोदय? लेकिन ऐसे लोग हैं। देश को परेशानी इन कट्टरवादी तत्वों से है, देश को परेशानी इन कट्टरवादी तत्वों को साथ देने वालों से है। देश को परेशानी जो है, जो राजनीतिक तंजीम है, जो कि इनको साथ देती है, उनको जब हम वोट करते हैं उससे सबसे अधिक ये परेशानी है। एक वाकया मैं सुनाता हूं जो हमने भी सीखा है उस घटना से। मैं गुवाहाटी में नौकरी करता था। अपना एक स्टाफ था, उसका नाम था रहमान। कुछ मैंने आवास खोजना था, क्वार्टर खोजना था प्राइवेट बेसिस पर। हालांकि मैं सरकारी माने अधिकारी था, तो क्वार्टर नहीं मिल रहा था, तो एक प्राइवेट क्वार्टर खोजने के लिए वो अपने स्टाफ रहमान को कहा। रहमान ने कहा कि सर एक मकान तो है, बिल्कुल अकेला है और बाउंड्री भी बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बात है, उसके चारों ओर मुसलमान हैं। क्या आप पसंद करेंगे? क्योंकि अब अपने में भाव शुरू से है, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं। तो मैं उस क्वार्टर में रहा। उसके आसपास के कई लोग समझे भाई कि ये लोग इस विचार के हैं। खास करके बकरीद के अवसर पर, और मांस वगैरह भी बहुत दूर वो बनाते थे कि जानकारी कि हम लोग जो है शाकाहारी वाले हैं। बकरीद अवसर पर भी जो पशु बलि करते थे वो भी बहुत दूर ये सम्मान करते थे। और इस प्रकार कम से कम 1.5-2 साल बीता। तब तक एक कोई अधिकारी जो है शिलांग से हमको फ़ोन किया सुबह 5 बजे कि सिंह साहब बधाई हो। तो मैंने पूछा कि किस चीज़ की बधाई? अरे साहब ये बाबरी मस्जिद टूट गई। अब हमने उस अधिकारी का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हम चिंता में ही पड़ गए कि अब जो प्रचलित जो वातावरण है कि भाई बाबरी मस्जिद तो टूट गई, जो हुआ बाबरी मस्जिद का, लेकिन हम पूरा घिरे हुए हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से। बाबरी मस्जिद टूटी है, कोई भी वारदात, कोई भी हिंसा यहाँ हो सकती है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का मैं अकेला, और बाकी सब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का। मन में काफ़ी मैंने हलचल, सोच कि क्या होगा। फिर भी मैं अपना जो दैनिक क्रिया है, स्नान वगैरह जो है करने में चला गया। मैं स्नान कर ही रहा था, तब तक हमारे बच्चों ने कहा कि कुछ लोग आकर के इसमें ड्राइंग रूम में बैठ गए हैं। मैं समझ गया, तो मैंने कहा भाई उनको बिठाओ और मैं आता हूँ। तो मैं उनके बीच में गया। तब तक जो है कोई ऐसी वारदात, अप्रिय वारदात नहीं हुई थी। तो मन में सोचा कि हो सकता है कि भाई यदि अब वारदात नहीं तो अब करेंगे। तो कुछ देर बाद एक ने कहा कि साहब देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। तब मेरे कुछ जान में जान पड़ी कि भाई अब कोई हिंसा नहीं करेंगे, ये बातचीत करेंगे। तो हमने कहा कि देखिए भाई देश हमारा ही नहीं है, आप सभी का है, और जिस और आप इशारा कर रहे हैं उसके विषय में हम जो कहना चाहते हैं आप यकीन करें या न करें, ये आपका पूरा अधिकार है।
लेकिन जिस तथ्य को हम बताना चाह रहे हैं वो जरा सुनिए। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो या इस प्रकार गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, ये सभी आस्था के केंद्र हैं, सम्माननीय है। इनका टूटना जो है बिल्कुल देश के लिए जो है वो शर्मसार वाली बात है। लेकिन इसमें दुखद बात यह है कि मस्जिद तोड़ने वाले, मंदिर तोड़ने वाले, ये तोड़ने वाले जो शरारती तत्व होते हैं और उन शरारती तत्वों को संरक्षण मिलता है, और जो राजनीतिक पार्टियां इन मंदिर तोड़ने वालों को, मस्जिद तोड़ने वालों को संरक्षण देती हैं, हम उन्हीं पार्टियों को वोट करते हैं। तो बोले कि सब बात तो सही है, लेकिन ये इस तरह की जागरूकता नहीं है ना भाई। इस तरह की जागरूकता बिल्कुल का अभाव है कि जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो कि मस्जिद तोड़ेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, वो करेंगे, उनको ये राजनीतिक पार्टियां जो है सर से वो संरक्षण देती हैं, और हम उन्हीं पार्टियों को जो है वोट करते हैं। अब देखिए ना, बीजेपी वालों ने इन कट्टरवादी तत्वों के भेड़ियों को छोड़ दिया है। अब दिन रात ज्ञानवापी चल रहा है। कौन? बीजेपी खुद छोड़ रही है। अब बीजेपी को वोट मिला है, बीजेपी को सत्ता भी मिल रही है। और उसी प्रकार जो और कट्टरवादी तत्व हैं, खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, उनको संरक्षण ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार छांटा चौकड़ी वाले, वामदल वाले, टीएमसी वाले, आरजेडी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, एनसीपी वाले, अब तो शिवसेना भी उसके साथ हो गई, टीडीपी वाले, वाईएसआरसी वाले, डीएमके वाले, सब जो है उन कट्टरवादियों को पालते हैं और उनको शाह देते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, और हम ऐसी ही पार्टियों को वोट करते हैं। समस्या आकर के यहाँ पर। तो खैर, मैंने जब ये बात रखी, कहने सर आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आप ठीक तो कर रहे हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ इसकी जागरूकता नहीं है। कई लोगों ने हमसे कहा कि अरे आप मुसलमानों को नहीं जानते हैं ना, मुसलमानों की बस्ती हो, जहाँ उनकी मेजॉरिटी हो, वहाँ आप निकल के देखिए, अपनी बहू बेटियों के साथ निकल के देखिए, तो ऐसे कुतर जो बनाने वालों को ये सबक है। तो कई बातें जो है वो यानी झूठ और अफवाह, कुचक्र वो रचने वालों से पैदा होती है। हम जिस संगठन को चला रहे हैं, तो हिंदू सनातन वाले भी बहुत इज्जत करते हैं, और जिस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विषय में अब तक इन सबों ने दुष्प्रचार किया है, तो जब भी होता है, जब भी उस क्षेत्र में जाते हैं तो पता करते रहते हैं कि मैं किन किन क्षेत्रों में जा रहा हूँ। बराबर जो है मेरे पदाधिकारी से कहते हैं कि अंकल जी कहाँ जा रहे हैं। हम कहीं भी जा रहे हों तो उनका रहता है कि मेरे यहाँ जरूर आए, वो जो है वो चाय पानी करके ही जाएं। चाय पानी तो बहाना रहता है, वो पूरा भोजन जो है वो परोसते हैं। भोजन जब परोसते हैं तो पूरा परिवार ये देखते हुए जो है दिल जो है वो द्रवित हो जाता है। हमने कहते हैं कि उनका प्रतिशत कितना है, कुछ भी हो, ऐसे लोग भी तो हैं ना। आज ये कट्टरवादियों के कारण जो है उनको भी उन्हीं कट्टरवादी जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के झोली में झोंक देते हैं। समस्या इससे है। भारतीय अवाम ताकत दल सदैव हमेशा जो है देश की बात कहा है, अपनी अवाम की बात कहा है। हमारा देश कैसे मजबूत हो, कैसे सुरक्षित हो, कैसे आगे बढ़े, इसकी बात कहा है। हमारी अवाम कैसे उसको सुख मिले,
कैसे उसको सुकून मिले, कैसे कैसे उसको इज्जत मिले और कैसे उसको भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा वाला जो है उसको खिदमत मिले, बराबर इसकी बात कहा। और देश की सुरक्षा के लिए, देश की मजबूती के लिए जो है एकता का होना बहुत जरूरी है, वो भी भारतीयता आधारित, यही बात समझा रहा है। क्योंकि ये विखंडन इस समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस या कांग्रेस हो, चाहे वामदल हो, चाहे आपका टीएमसी हो, चाहे आपका आरजेडी हो, चाहे आपका ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, टीडीपी हो, वाईएसआरसी हो, और एनसीपी शिवसेना अकाली हो,